नमस्कार। 33 देशों में अपने 7 डेलीगेशन भेज करके मोदी साबित क्या करना चाहते हैं? एक कंसोर्शियम बनाना चाहते हैं उस डीप स्टेट के खिलाफ जिसने पूरे विश्व को असंतुलित करके रखा हुआ है। हर देश देखिए आज कुछ समस्याओं से जूझ रहा है और आधे से ज्यादा समस्याएं डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के नाम पर उत्पन्न की गई है और उसका फायदा लोगों के विरुद्ध डीप स्टेट को हो रहा है। चाहे आप लैटिन अमेरिका देख लीजिए, अनाज बोने की जगह ड्रग्स बो रहा है। अफ्रीका देख लीजिए, जहाँ के सारे संसाधन डीप स्टेट के लिए है। आप मिडिल ईस्ट देख लीजिए, ऑयल रिच है और इस ऑयल को सस्ते में पाने के लिए डीप स्टेट ने वहां पर क्या क्या कलाबाजियां की है। और अब आप ये साउथ ईस्ट एशिया में देख लीजिए जिसमें उभरता सितारा भारत है और इसके खिलाफ क्या क्या हो, कभी चाइना के साथ है, कभी चाइना के विरोध में है, समझ में नहीं आता डीप स्टेट की पॉलिसीज की। तो अब अगर इसको डायरेक्ट चैलेंज करना है, एक्सपोज करना है और अपने आप को और विश्व के बड़े हिस्से को सुरक्षित करना है, तो वही वन टू वन अप्रोच मोदी जी की आएगी जो उन्होंने 2014 के बाद विश्व से की थी। 2002 के बाद से मोदी जी को अनुभव है कि अगर आप पत्रकारों के माध्यम से संवाद करना चाहेंगे, जैसे CNN वगैरह के माध्यम से अमेरिका करता है, तो आपकी बात सही पहुंचेगी ही नहीं। बरखा और राजदीप जैसे पत्रकारों ने उस जमाने में बहुत कोशिश की थी कि मोदी सरकार आई ना। तो अब जो है, जब विश्व से एक बार फिर संवाद करने की कोशिश है, तो फिर मोदी जी ने पहले तो 2014 में स्वयं जा जाकर के कहा, विपक्ष ने बड़ा मजाक उड़ाया, मोदी जी फ्लाइट मोड में रहते हैं। लेकिन वो फ्लाइट मोड ने विश्व से हमारा संपर्क सुंदर तरह से स्थापित किया। हमें मेक इन इंडिया के लिए दुनिया भर से जो रिसोर्सेस चाहिए थे शांतिपूर्ण ढंग से मिले। हमें उनकी राजनीति को अस्थिर करके, उनके देशों को सिविल वॉर में झोंक करके उनके रिसोर्सेस को हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा, जो अब वैक्सीन मैत्री से हमने एक कह लीजिए घाव पे मरहम रखा और अब विश्व के हम ग्लोबल साउथ के लीडर से ग्लोबल मतलब साउथ पोल बन चुके हैं। तो अब क्या है, एक बार फिर अब लोगों को साथ में लाने के लिए, उनको इकट्ठा करके डीप स्टेट के विरुद्ध एजुकेट करने के लिए, उसकी पॉलिसीज एक्सपोज करके भारत के साथ आने को और मजबूती से कहने के लिए उन्होंने ये डेलीगेशंस का सहारा लिया है। और ये फर्स्ट स्टेप है, इसे लास्ट स्टेप मत मानिएगा। अब क्या क्या संदेश लेके जाएंगे ये लोग? पहला, पाकिस्तान ने जो किया, पैलेस्टीन के केस में हमने देखा कि 7 अक्टूबर को जो अटैक किया था वो व्हाइट वॉश कर दिया। जो इसराइल ने रिटेलिएशन किया उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे थे। तो सबसे पहले आपको प्रीलॉग या फिर पूर्व पक्ष रखना होगा कि अनप्रेसिडेंटेड अटैक था, पाकिस्तान की तरफ से था। आसिम मनीर इसको 1 महीने पहले से कह रहे थे। साल भर पहले से पहलगांव की डिजिटल इमेजेस ली जा रही थी, मतलब वो चोजन टारगेट था। अचानक कुछ भी नहीं होता, डीप प्लानिंग चाहिए होती है 6-6 8-8 महीने की, ताकि 3-4 लोग आकर के इसे एग्जीक्यूट कर सकें। आपको लोकल सपोर्ट पूरा दिखा। गवर्नमेंट ने वहां पर कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया था, जबकि मालूम था कि कश्मीर टेररिज्म स्टेट है। तो बहुत सारे फ्रंट आपके यहाँ पर एक्सपोज हुए। आपको सैन्य तैयारी करनी थी, आपको टेक्निकल तैयारी करनी थी, क्योंकि आपको मालूम था देर सवेर पाकिस्तान से आपका कंफ्रंटेशन होगा। तो 2014 में जब मोदी सरकार में आए और 2016 में डीमोनेटाइजेशन करके पाकिस्तान की कमर तोड़ी और पाकिस्तानी जो भारत में थे उनकी कमर तोड़ी, तो आप ये समझ लीजिए मोदी जी ने भी इस दिन की बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी। उनको ये नहीं मालूम था कि कहाँ घटना होगी और कितने लोग मारे जाएंगे, लेकिन ये पता था कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अब दूसरी चीज इनके इस प्रोपेगेंडा को नष्ट करना है कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर बहुत सफलता पाई है। जैसे कि हमारे कुछ ड्रोन्स वहां पे गए थे जो मतलब रफाल की इमिटेशन रेडार पे देते थे। तो वंशी अभ्यास और एक और है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ। तो आपको इन ड्रोन्स को भी मॉनिटर करना है, ये एडवर्टाइज करना है कि ये रेडार्स को कंफ्यूज करते हैं और सारी रेकी करने के बाद उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये पेलोड्स भी ले जा सकते हैं। तो
इसके साथ-साथ आपको एक चीज़ और भी बतानी है कि चाहे चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार सिस्टम हो, चाहे अमेरिकन पेट्रियट सिस्टम हो, आप उनको धता बताने में, उनको नष्ट करने में सफल हैं। और इतने बड़े डिफेंस सिस्टम को एक छोटा-सा ड्रोन खत्म कर सकता है। सो नो कॉस्ट अल्टरनेटिव फॉर बिग एयर डिफेंस सिस्टम, ये आपने साबित किया। चाइनीज की पूरी इंडस्ट्री जो डिफेंस इंडस्ट्री थी, इसके साथ क्रम्बल कर गई, कोलैप्स कर गई। क्यों? क्योंकि आपने एक छोटे से एस्केलेशन में बता दिया कि उनकी मिलिट्री माइट क्या है। देखिए, गलवान में आप बता चुके थे उनकी भुजाओं में कितना बल है। इसके बावजूद कि कांग्रेस उनके साथ एक एग्रीमेंट करके आई थी कि चीन के बॉर्डर पे आप हथियारों से नहीं लड़ेंगे। ठीक। फिर आपने उनकी टेक्नोलॉजी को, उनके जो प्लेन्स थे और सब चीज़ों को अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर धता बता दी, और दोनों ही केस युद्ध नहीं था। तो आपने एक चीज़ बता दी कि अगर जब सामरिक शक्ति की बात आती है, तो चीन आपके आगे धराशायी है, नेस्तनाबूद। दूसरी चीज़ आपने बताया, पेट्रियट मिसाइल्स कितना काम करती है, अमेरिकन रडार और डिफेंस सिस्टम कितने एक्टिव हैं। पेट्रियट मिसाइल्स की धज्जियां रूस ने उड़ाई यूक्रेन वॉर में, F-16 और डिफेंस सिस्टम की, रडार सिस्टम की धज्जियां उड़ाई आपने ऑपरेशन सिंदूर में। तो अब आपको अपना टेक्निकल प्रोग्रेस भी दुनिया को दिखाना है कि आप उनके रडार्स को जाम कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके साथ-साथ उनके डिफेंस सिस्टम आपके खिलाफ बिल्कुल भी एक्ट नहीं करते। आपके मिसाइल्स, आपके ड्रोन्स उनसे कहीं सुपीरियर हैं। फिर आपको इनको ये था कि अगर ड्रोन्स आएँगे तो आप उनके ऊपर मिसाइलें छोड़ेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली ऑप्शन होगा। कि ब्रह्मोस एक उनके कई लाख मतलब की मिसाइल उनके कुछ हज़ार रुपए के ड्रोन्स के ऊपर वेस्ट होगी। आपने एयर डिफेंस गन का इस्तेमाल करके दुनिया को ये दिखा दिया कि लो कॉस्ट ऑप्शन है। हम 200-300 रुपए की गोली से आपके ड्रोन को शूट डाउन कर सकते हैं। जब तकलीफ में होते हैं तो हमारा दिमाग बिल्कुल साउंड काम करता है, और इस तरीके से आपने पूरे तुर्की को तबाह करके और इस स्थिति पे लेके आए हैं। बिल्कुल भारतीय लोगों को श्रेय जाता है कि उन्होंने तुर्की से आयात होने वाले सभी चीजों पे रोक लगा दी। अब एस जयशंकर जी तुर्की को फोर्स कर रहे हैं कि तुम पाकिस्तान को समझाओ कि जिहाद का रास्ता छोड़ दे। आप समझ रहे हैं, टेबल पलट रहे हैं। तुर्की जो इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बनने की तमन्ना रखता था, अब वो अकल पढ़ाएगा कि देखो बेटा, जिहाद में कुछ नहीं रखा। बहुत बड़ा 180 डिग्री का टर्न है, मतलब आपने बिल्कुल धारा दिशा बदल दी। और ये सिर्फ मोदी सरकार और एस जयशंकर जी यहाँ पर संभव कर सकते थे। अगला संदेश आपको ये लेके जाना है कि आईएमएफ जैसा इंस्टीट्यूट जो विश्व को फंड करता है, कैसे फंड करता है? हम सबसे चंदे इकट्ठे करके उनका एक फंड, कॉर्पस फंड तैयार होता है जिससे वो लोन देता है। और आईएमएफ जैसा इंस्टीट्यूशन अगर पाकिस्तान को इस तरह की हरकत करने के बाद भी बहाने बना बना करके वो कर रहा है, फंड करने की कोशिश कर रहा है, शर्तें लगा के फंड करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को खत्म करना चाहिए। अगला अटैक आपका यूएनएससी पर, कि आप थोड़े दिनों के लिए यूएनएससी के रोटेशनल मेंबर हैं, और देखिए आप सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ करके आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। दो बातें, एक आप इस काउंसिल में आने के लायक नहीं है, यूनाइटेड नेशन के मेंबर होने के लायक नहीं है, और अगर सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा कोई मेंबर इस तरीके की हरकत कर रहा है, तो सिक्योरिटी काउंसिल अपने आप में एक मजाक है, एक हास्यास्पद मंच है जिसका नष्ट हो जाना जरूरी है। अगला चीज आपको जो एक्सपोज करना है कि डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली का जो क्रिप्टो करेंसी है, वो पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो करेंसी बना रहा है। तो आप ये सोचिए कि एक हिसाब यूएस के प्रेसिडेंट का इन्वॉल्वमेंट है इस समय पाकिस्तान को फंड करने में। क्रिप्टो करेंसी किसी लीगल मेथड का मोहताज नहीं है, मतलब वो चुपचाप पिछले दरवाजे से टेरर फंडिंग करते रहेंगे, और इसमें विश्व का कोई इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं कर पाएगा। तो जिस आतंकवादी देश को अमेरिका का प्रेसिडेंट फंड फाइनेंस करने के लिए उतर गया हो, आपको यहाँ पर अमेरिका वर्सेस भारत भी दिखाई देगा। अगला चीज जो ये है कि स्टारलिंक जो एलॉन मस्क की है कंपनी, स्पेसएक्स का पार्ट है, वो बांग्लादेश में इंटरनेट बना रही है। मैंने अभी एक वीडियो किया है जिसमें मैंने ये बताया कि किस क्या
आफ्टर इफेक्ट्स हैं स्टारलिंक के, और कहाँ-कहाँ स्टारलिंक डिवाइसेस आतंकवाद के साथ, आतंकवाद के लिए प्रयोग किए गए। ऐसे में आपके बांग्लादेश में जहाँ खाने को नहीं है, स्टारलिंक एक्टिवेट हो गया है, आपके ड्रग्स के साथ स्टारलिंक के डिवाइसेस पाए गए हैं। एलोन मस्क से जब पूछा गया कि ये कौन से लोग हैं जो इन डिवाइसेस को लेके घूम रहे हैं, तो उन्होंने अपनी क्लाइंट की डिटेल देने से मना कर दिया। मतलब आप सेकंड इन कमांड एक हिसाब से देख लीजिए, जो फर्स्ट इन कमांड प्रेसिडेंट वो क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तान को फाइनेंस करने में व्यस्त है, सेकंड इन कमांड आपको हाई स्पीड इंटरनेट दे रहा है ताकि इस तरीके के रिमोट एरियाज में जो ऑपरेशंस हैं उनको करने में कोई दिक्कत ना आए। अभी आपको ये भी मालूम है कि यूक्रेन को इंटरनेट एक्सेस देने से मना किया था ताकि वो घुटने पे आ सके और अम, रशिया से बात करके शांति समझौता कर ले, और दूसरी तरफ बांग्लादेश को इंटरनेट एक्सेस दिया जा रहा है ताकि वहां के लोग आकर के भारत में आतंकवाद को अंजाम दे सके। और अमेरिकन ट्रूप्स की प्रेजेंस कहाँ है? कॉक्स बाजार और सेंट मार्टिन आइलैंड, दोनों किसके पास है? नॉर्थ ईस्ट के पास है। यूनिस क्या गिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत सारी कड़ियां आप यहाँ जोड़ रहे हैं। तो भारत के ऊपर जो अटैक है उसको आप हर चीज को उठा के विश्व मंच पे नहीं रख सकते, आपको वन टू वन बताना होगा जिसके लिए आपने इन डिवाइसेस का प्रयोग किया है, इस प्रतिनिधि मंडल का प्रयोग किया है। अगली आप एंगल देखिएगा तो यहाँ पर निकलेगा ये डेलीगेशन आपका डीप स्टेट के अगेंस्ट एक कंसोर्शियम बनाने का काम भी करता है ताकि वो देश जो आतंकवाद से पीड़ित है उनको एक मंच पे ला करके एक यूएन का ऑल्टरनेटिव बनाया जा सके जो इस आतंकवाद से लड़ने का काम करेगा। अब ये आतंकवाद किसी एक रूप में नहीं है, यूएन के बहुत सारे, यूएनआरडब्ल्यूए आपने इसका पैलेस्टीन में देखा, आईएमएफ आप पाकिस्तान में रोल देख रहे हैं, यूएनएससी आप पाकिस्तान में रोल देख रहे हैं। तो यूएन एक यूजलेस इंस्टीट्यूशन है जो आज तक टेरर की ढंग की डेफिनेशन नहीं डिराइव कर पाया, और उसको भारत और पाकिस्तान में डिफरेंस नहीं पता। तो इसके पैरेलल आप एक लंबी लाइन, जो मोदी की नीति है कि एक लंबी लाइन खींच करके आप उनको अप्रासंगिक घोषित कर रहे हैं। तो जो प्रतिनिधिमंडल जगह-जगह जा रहा है, उस प्रतिनिधिमंडल को आप भारत की चीज़ें फॉरवर्ड करने के लिए भेज रहे हैं। अब डीप स्टेट के 3 टूल्स हैं, आर्म, फार्मा और ऑयल। ऑयल भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, रिफाइन कर रहा है। अगर किसी देश के पास अच्छी अ, प्रोडक्शन है और भारत से अच्छे रिश्ते होते हैं, तो हम वहाँ रिफाइनरी लगा सकते हैं उस देश के कल्याण के लिए। दूसरी चीज़, हम उसको रिफाइन करके ऑयल दे सकते हैं, जो कि भारत की अभी की नीति है। तीसरी चीज़, फार्मा में हम वो बता चुके हैं कि अफ्रीका में अ, अफ्रीका में हमने अपने वो सब भेजे थे मेडिसिन। अ, मेडिसिन भेजने के बाद हम लोगों ने भारतीय फार्मा की बहुत ज़्यादा अटैक का सामना हुआ। कोविड की वैक्सीन को मान्यता नहीं दी गई, पैरासिटामॉल की बुराई हुई, कफ सिरप के ऊपर प्रोपेगेंडा चलाया गया कि इससे बच्चों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन धीरे-धीरे सब शांत हो गया। आरोग्य की एक विधि है जो मोदी भारत से बाहर ले जा रहे हैं कि आप स्वस्थ रहना सीखिए। काढ़ा हमारा किस तरीके से यूज़फुल है, योग किस तरह से यूज़फुल है, उसको योगा कर दिया गया है, बट है तो वो योग। तो आप इन चीज़ों को आगे ले जा रहे हैं, और अब आ जाते हैं आर्मामेंट्स के ऊपर। आर्मामेंट्स में अब आपने साबित कर दिया आपके ड्रोन सुपीरियर हैं, आपकी टेक्नोलॉजी सुपीरियर है, आपकी एयर डिफेंस गन सुपीरियर है, आपकी आकाशा जैसी मिसाइल्स, आपके नाविक जैसे सैटेलाइट, और सब कुछ अमेरिकन रियल टाइम आपने डिस्प्ले कर दिया कि अमेरिका तक की टेक्नोलॉजी के ऊपर सुपीरियर सिस्टम आपने बना रखा है। तो यहाँ पर अच्छा दूसरा एक टूल है इनका, वो है कि आपको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, आपको आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं। यूपीआई और बार्टर, ये 2 चीज़ें मोदी सरकार लेकर के आई कि अगर आपके ऊपर सैंक्शन लगे हैं, तो भी आप इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। आपकी डॉलर डिपेंडेंसी को वो हमेशा चैलेंज करते हैं और यूपीआई को प्रमोट करते हैं ताकि जो भी वो सैंक्शन अमेरिका लगाए, जैसे रशिया के ऊपर लगाया, रशिया की इकोनॉमी एकदम से बूम कर गई। मतलब आपके सैंक्शंस आपके विरोध में जाएँगे। इस चीज़ को मोदी सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश कर लिया। अब क्या है कि पब्लिक में जो होती है, मतलब पब्लिक या राजनेता जो होते हैं, उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है। तो यहाँ पर हम ये बता रहे हैं उनको बार-बार कि भारत के साथ आने में उनकी भलाई क्यों है,
और ये भारत की सिस्टम, भारत की टेक्नोलॉजी, आज के भारत की मजबूती का आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, जो हर चीज आप पेपर में छाप करके या रिपोर्टर्स के थ्रू नहीं दे सकते। ये 1 to 1 ही जा करके काम किया जा सकता है, और इसी में भारत बहुत सफलतापूर्वक अपने सारे पार्टी के, ऑल पार्टी मतलब भारत यहाँ पर एक है। अब काफी सारी, जैसे कांग्रेस के युवराज, वो चाहते थे कि उनको मौका दिया जाए, पर हम मालूम है वो विदेश में जाके मुंह खोलेंगे और जो बोलेंगे वो भारत के विरोध में बोलेंगे। ऐसे में हम शशि थरूर को ले गए, तो युवराज वैसे भी काफी चिढ़े पड़े हैं, पीएम इन वेटिंग इस समय काफी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। धीरे धीरे ये डेलीगेशन आपके उद्देश्य को सफल करके जब आएगा, तब आप देखिएगा भारत की मजबूती में और इजाफा होगा। क्यों? क्योंकि आपकी ब्रह्मोस, आपके ड्रोन, इन सब की मांग बढ़ेगी। तो जो हमारा खर्चा एक हिसाब हुआ है इस एस्कलेशन में, जो कि वॉर नहीं था, पाकिस्तान इसे वॉर कह रहा है, अब आपको उसका एक तो सेल से उसका भरपाई हो जाएगी। दूसरा, आप ये बता सकते हैं कि 3-4 दिन में आप एक परमाणु अस्त्र संपन्न देश को घुटने पर ला सकते हैं। ये पहला डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है दो परमाणु शक्ति से संपन्न देशों का, जिसमें भारत विजयी हुआ है और पाकिस्तान के परमाणु उपकरणों पे लिमिटेड स्ट्राइक करके उसने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया है। और उसके अब जो हथियार है उनको धीरे धीरे आप नष्ट कर रहे हैं। मजेदार क्या है, 4.2 रिक्टर स्केल का भूकंप तिब्बत में आया। वही 4.2 रिक्टर स्केल जिसके भूकंप आपके पाकिस्तान में आते थे। तो क्या हमने कंट्रोल डिमोलिशन किया है पाकिस्तान के हथियारों का तिब्बत में? तो क्या कुछ तिब्बत का हिस्सा भारत के पास है? क्योंकि बहुत पहले एक फोटो भी आई थी जिसमें एक सिपाही था, क्लिफ पे पैर लटका के भारतीय सिपाही आराम से बैठा हुआ था और सामने श्री कैलाश पर्वत का दर्शन कर रहा था। ये एक क्रिप्टिक मैसेज था, ये बताने के लिए कि हमारा कैलाश से का रास्ता खुल गया, और अब की नेपाल के थ्रू नहीं, आप सिक्किम के थ्रू कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जा रहे हैं, जो कई सालों बाद खुली है। तो बहुत सारी कड़ियां हैं, बहुत सारे छुपे हुए संदेश हैं, जो पब्लिक में सीधे वचनों में नहीं कहे जा सकते, राजनीतिक मर्यादाएं हैं, जिनको मोदी जी इस डेलीगेशन के थ्रू साफ साफ बुलवाएंगे। और पार्टीज के इसमें नेता हैं, क्योंकि आपको एकजुटता दिखानी है, पर मुख्यतः इसमें बीजेपी के नेता हैं, जो आपके संदेश को सुंदर तरीके से लेकर के जाएंगे। सिर्फ यूएनएससी के सदस्यों में नहीं, हर उस सदस्य में भी लेके जाएंगे जहां पर वो देश आतंकवाद से पीड़ित है, और भविष्य के भारत के साथ आकर के वो विश्व पर एक संपन्न मंच बना सकते हैं, जो डीप स्टेट की इन पॉलिसीज के खिलाफ लड़ सके। तो बहुत कुछ एक्सपोज करना है, जिसे सीधे सीधे मोदी सरकार नहीं कह सकती। धीरे धीरे अमित शाह जी भी बोल रहे हैं, मोदी जी भी बोल रहे हैं, और राजनाथ सिंह जी भी बोल रहे हैं, और एस जयशंकर जी का तो मुंह चुप बंद कराने के लिए सारी दुनिया लगी पड़ी है। साथ में जो एक लोग सोचते हैं कि आ, आपने एक शांति का डेलीगेशन पूरी दुनिया में भेजा है, भाई अपनी बात आप खुद ही रखेंगे, आपके लिए कोई एडवर्टाइजर नहीं आ रहा है। अभी आप सिर्फ 10 साल की उम्र हुई है आपकी, 11वें साल में चल रहे हैं, तो काफी सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे। लेकिन इसके साथ जो अंदर सफाई हो रही है, जो घर के भेदियों की सफाई हो रही है, वो एक ऐसी चीज है जो मैं भारतवासियों को बताना चाह रही हूँ। चाहे आप चंदोला का एग्जाम्पल लीजिए, चाहे आप यूपी में एग्जाम्पल लीजिए, भारत भर में जो स्पाई नेटवर्क है, ऐसा नहीं है मोदी सरकार को पहले नहीं पता था, पता था। भारत में रह रहे पाकिस्तानी, भारत में रह रहे खालिस्तानी, भारत में रह रहे रोहिंग्या, बांग्लादेशी, उनके जासूस, उनके रिश्तेदार, उनका पॉलिटिकल नेटवर्क, उनकी पुलिस, उनके साथ देने वाला जुडिशियल सिस्टम, सबके बारे में पता, उनके द्वारा कब्जाई गई जमीन। अब उस सारे पर एक कड़ी कार्यवाही है। हर इलीगल स्ट्रक्चर को गिराया जा रहा है। इसके लिए मोदी सरकार ने पहले एक एक पूरे भारत की एक एक जमीन की जियो टैगिंग की है। ये पता लगाया है कि किस तरीके से कौन कौन सी सरकारी जमीन कहाँ कहाँ पर कब्जाई गई।
आपने एक चीज देखी होगी, डिफेंस एरिया से गुजरने की परमिशन कांग्रेस सरकार ने दे दी थी। ये इससे जो आपके डिफेंस एरिया है इनका सर्वेलेंस हुआ है, और उसके आसपास आप देखिएगा सब्जी वाले, फल वाले, मजारे एकदम से उगाए हैं। ये कौन है? ये जासूस भी हो सकते हैं और सामान्य वो मानवी भी हो सकते हैं। तो जब प्रोक्योरमेंट के लिए मिल्क कैंटोनमेंट एरिया में उनकी अपनी शॉप्स होती हैं, तो आसपास इस तरह के लोगों का बैठना उठना, मजारे बनाना, शैंटीज बनाना, एक इलीगल कॉलोनी बनाना, ये सारी चीजें, स्लम्स बनाना, ये सारी चीजें अब उखाड़ी जा रही। स्वच्छ भारत अभियान अभियान भी हो रहा है, और सशक्त भारत का अ, एक तरीके से कहिए उद्घोष भी हो रहा है। तो मोदी जी की ये नीतियां भारत को न सिर्फ सुरक्षित कर रही हैं, आगे संपन्नता और सुरक्षा के लिए भी प्रयासरत है। ये जो डेलीगेशन गया है, ये अपने उद्देश्य को पूरा करके जब वापस आएगा, उसके बाद देखिएगा एक नया चैप्टर शुरू होगा, उसको भी हम आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।